हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट द लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटीज़। तो आज इस वीडियो में हम लंग के डिफरेंट वॉल्यूम्स और डिफरेंट कैपेसिटीज़ को डिस्कस करेंगे। ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। शॉर्ट नोट में ये टॉपिक पूछा जाता है ना। तो जितने भी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का मतलब है ऐसे टेस्ट जो कि हमारे लंग के फंक्शनल स्टेटस के बारे में इंडिकेट करें, है ना। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बेसिकली दे असेस द फंक्शनल स्टेटस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि हमारे जो लंग्स हैं इसकी फंक्शनिंग प्रॉपर है या नहीं, इसके बारे में ये टेस्ट हमको इंडिकेट करते हैं। अब इन टेस्ट को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट एंड सेकेंड इज डायनेमिक लंग फंक्शन टेस्ट, ना। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? जो स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट हैं ये टाइम के ऊपर बेस्ड नहीं होते। डायनामिक लंग फंक्शन टेस्ट हैं, दे आर बेस्ड ऑन द टाइम। अब इससे क्या मतलब है, देखिए। स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट दे आर बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट फ्लोज इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, है ना। कितनी एयर लंग्स के अंदर एंटर हो रही है या लंग्स के बाहर एंटर हो रही है, उस पर बेस्ड होते हैं हमारे स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट। लेकिन जो डायनामिक लंग फंक्शन टेस्ट है, दे आर बेस्ड ऑन द टाइम, दैट इज द रेट एट विच द एयर फ्लोज इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, है ना। तो ये टाइम बेस्ड होते हैं, दीज आर नॉट बेस्ड ऑन द टाइम। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट हैं दे आर ऑफ बेसिकली, इसमें 4 लंग वॉल्यूम्स आती हैं और 4 लंग कैपेसिटीज आती हैं। जब भी हम लंग कैपेसिटी की बात करते हैं इसका मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर लंग वॉल्यूम्स, है ना। वॉल्यूम का मतलब है कितनी एयर लंग्स के अंदर आ रही है या फिर कितनी एयर लंग्स के बाहर जा रही है। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द कैपेसिटीज़, यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा वॉल्यूम्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये वाले जो टेस्ट हैं इनको हम स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। डायनेमिक लंग फंक्शन टेस्ट के अंदर आते हैं हमारा फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, मैक्सिमम वेंटिलेशन वॉल्यूम एंड पीक एक्सपायरेटरी फ्लो। तो ये जो टेस्ट हैं दे कम अंडर द डायनेमिक लंग फंक्शन टेस्ट। इस वीडियो में हम सिर्फ जो स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 4 लंग वॉल्यूम्स एज वेल एज द 4 लंग कैपेसिटीज। तो यहाँ पर हमने लंग वॉल्यूम्स और लंग कैपेसिटीज को डिस्कस किया है। तो सबसे पहले स्टडी करेंगे लंग वॉल्यूम को, लेकिन इसको स्टडी करने के पहले यहाँ पे 2 टर्म्स हम समझ लेते हैं। वन इज क्वाइट ब्रीदिंग। क्वाइट ब्रीदिंग का मतलब है नॉर्मल ब्रीदिंग, यानी कि जब हम बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगा रहे, बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगा रहे, नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपिरेशन, दैट इज क्वाइट ब्रीदिंग। दूसरी होती है फोर्स्ड ब्रीदिंग, जिसमें कि हम ताकत लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं फोर्सफुल इंस्पिरेशन या फिर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, दैट इज फोर्सफुल ब्रीदिंग। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पहले टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम इट इज द अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन क्वाइट ब्रीदिंग। दैट मीन्स जब हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग करते समय कितनी वॉल्यूम एयर को हम इंस्पायर करते हैं या फिर एक्सपायर करते हैं, उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, है ना। और यहाँ पे एक बात और समझ में आ रही है, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड, है ना। और ये होती है लगभग 500 ml। ओके, दूसरी आती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज IRV। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से क्या मतलब है? रिजर्व का मतलब होता है स्टोर, है ना, जिसको हम स्टोर करके रखते हैं। दैट मीन्स मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। हमने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया है, नॉर्मल सांस ली है, इसके बाद हम एक्स्ट्रा कितनी एयर को इंस्पायर कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना। और ये लगभग होती है 3000 ml। ओके, अब तीसरे नंबर पे आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज ERV। तो ERV इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। यहाँ पर हम इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वी विल टॉक अबाउट एक्सपिरेशन, है ना। तो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद हम कितनी और अमाउंट ऑफ एयर को एक्सपायर कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, है ना। तो ये होती है लगभग 1200 ml। तो यहाँ पर आप ध्यान दें इस बात को कि जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है इट इज कंपैरेटिवली लेस इन कंपैरिजन टू द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना। ये है 3000 ml, लेकिन जो ERV है ये होती है लगभग 1200 ml। ठीक है, अब इसके अलावा जो फोर्थ होती है दैट इज द रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिड्यू का मतलब होता है जो बची हुई, है ना। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्स्ड एक्सपीरेशन,
दैट मीन्स जब हम फोर्सफुली मैक्सिमम एफर्ट के साथ में सांस छोड़ते हैं, इवन आफ्टर दैट कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है ना। इसका क्या मतलब है, कितना भी आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन करें लेकिन थोड़ी बहुत एयर हमारे लंग्स के अंदर हमेशा प्रेजेंट रहती है, जिसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, और ये होती है लगभग 1200 ml, है ना। तो ERV और रेसिडुअल वॉल्यूम का जो अमाउंट है ये एक तरीके से सेम ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर वन मोर थिंग, जो लंग वॉल्यूम्स और जो लंग कैपेसिटीज़ हैं, इसको मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम बोलते हैं स्पायरोमीटर, है ना। स्पायरोमीटर एक हॉलो सिलेंड्रिकल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। इसके अंदर रबर ट्यूबिंग होती है जिसके माध्यम से हम एयर को इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं। एक डायल होता है जिसमें वॉल्यूम्स लिखे होते हैं और वो जो वॉल्यूम्स हैं उसकी रिकॉर्डिंग आती है जिसको हम बोलते हैं स्पायरोग्राम, है ना। तो ये जो स्पायरोग्राम है इसके माध्यम से हम ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लंग कैपेसिटीज़ और वॉल्यूम्स का, इसको डिटेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो रेसिडुअल वॉल्यूम है ये स्पायरोमीटर के द्वारा रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। बाकी जितनी भी लंग वॉल्यूम्स और लंग कैपेसिटीज़ हैं इसको हम विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर मेजर कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या है इसमें, रेसिडुअल वॉल्यूम विच कैन नॉट बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर। ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट द स्पैरोग्राम। तो स्पैरोग्राम का जो ग्राफ है कुछ इस तरीके का दिखता है। एक्स एक्सेस है, दूसरा है वाई एक्सेस। वाई एक्सेस में वॉल्यूम इन ml दिया गया है, दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर, है ना। अब जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमको बेसिकली सबसे पहले हम 4 लाइन्स को ड्रॉ करेंगे। एक 0 मार्क पे सबसे पहले हम ये पूरे के पूरे ग्राफ को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 एंड 6000, है ना। 6000 क्या है, 6000 मैक्सिमम इंस्पायरेटरी लेवल है, यानी कि इससे ज़्यादा एयर लंग्स अकोमोडेट नहीं कर सकती, ठीक है। इसलिए हमने एक लाइन 6000 पे खींची है, दूसरी है 0 पे। ओके, अब यहाँ पर एक लाइन हम 1200 के लेवल पे ड्रॉ करेंगे विच इज़ द मैक्सिमम एक्सपायरेटरी लेवल, और एक लाइन हम 2400 पे ड्रॉ करेंगे विच इज़ द नॉर्मल एंड एक्सपायरेटरी लेवल, है ना। यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और एक लाइन हम नॉर्मल एंड इंस्पायरेटरी लेवल पे ड्रॉ करेंगे जो कि 3000 से थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो ये लाइंस ड्रॉ करने के बाद में अब हम देखते हैं, हम इसको जो स्टडी करेंगे ये 2400 से ग्राफ को हम बनाना शुरू करेंगे, है ना। 2400 से क्यों शुरू करते हैं, क्योंकि जो हमारी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है जो कि हम अभी पढ़ेंगे इट इज़ 2400 ml। ओके, तो लेट अस रिवाइज। टाइडल वॉल्यूम क्या था, टाइडल वॉल्यूम था कितनी एयर हम नॉर्मली इंस्पायर कर सकते हैं या एक्सपायर कर सकते हैं क्वाइट ब्रीदिंग में, जो कि कितनी आती है 500 ml, है ना। तो यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम देखें 2400 से ऊपर 3000 तक जा रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ इंस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करता है, नीचे का जो ग्राफ है ये एक्सपिरेशन को रिप्रेजेंट करता है ना। तो अगर हम ये ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये इंस्पिरेशन को इंडिकेट करेगा, और अगर हम नीचे देखेंगे तो इट विल इंडिकेट एक्सपिरेशन, ठीक है। तो यहाँ से ग्राफ 2400 से लगभग 3000 तक जा रहा है, लगभग 600 या फिर 500, है ना। तो इसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। अब इसके बाद में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या था, नॉर्मल इंस्पिरेशन, देखो ये इंस्पिरेशन फिर एक्सपिरेशन फिर इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। अब नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद में कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर हम और इंस्पायर कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि कितनी है 3000 ml, है ना। तो ये 3000 से देखो 3000, 4500, 5000 एंड 6000, तो ये आ गए 3000 ml। अब उसके बाद में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को देखें, अगेन दिस इज इंस्पिरेशन एंड दिस इज एक्सपिरेशन। अब एक्सपिरेशन के बाद हम कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर को एक्सपायर कर सकते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग में, इसको हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना। तो ये कितना होता है, ये होता है लगभग 1200 ml। तो यहाँ से अपन देखें 2400 से हम कहाँ पर आ गए, ये 1200 पे आ गए, तो ये 1200 ml हो गई एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके बाद में रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होती है, ये एयर जो कि हमेशा लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है, पूरा हम अगर एक्सपायर कर दें फोर्सफुल, तो ये फोर्सफुल एक्सपायर किया हमने, इवन आफ्टर दैट देयर इज सम अमाउंट ऑफ एयर विच इज प्रेजेंट इन द लंग्स, जो कि कितनी होती है 1200, है ना। तो ये भी कितनी आ गई हमारी 1200, दैट इज द रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये 4 तो वॉल्यूम हो गई। अब इसके बाद में हम आते हैं कैपेसिटीज पे।
नेक्स्ट वी कम टू द लंग कैपेसिटीज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टोटल लंग कैपेसिटी, दैट इज TLC, है ना। टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब है वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमल इंस्पिरेशन, है ना। जब हम फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं तो कितनी एयर हमारे लंग्स होल्ड कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। तो इसके अंदर सब आ जाएगा, टाइडल वॉल्यूम भी आ जाएगा, IRV भी आ जाएगा, देन ERV भी आ जाएगा एंड देन रेसिडुअल वॉल्यूम भी आ जाएगा, है ना। तो ये सब मिलाएंगे अगर हम तो इट कम्स टू अबाउट 6000 ml, ठीक है। तो ये देखो 6000 पे हमारा ग्राफ शो हो रहा है टोटल लंग कैपेसिटी। अब इसके बाद में आती है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन, है ना। अब ये देखें, ये नॉर्मल इंस्पिरेशन है, अभी हो गया नॉर्मल एक्सपीरेशन। अब ये नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद में ये कितने अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं FRC, दैट इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये किसका कॉम्बिनेशन है, ERV का एज वेल एज द रेसिडुअल वॉल्यूम, है ना। तो FRC इज इक्वल टू ERV प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो लगभग ये आता है 2200 ml, ठीक है। अब थर्ड वॉल्यूम है, थर्ड कैपेसिटी है, दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद हम कितनी एयर को इंस्पायर कर सकते हैं, है ना। अब फिर यहाँ पे आ जाएं आप, ये इंस्पिरेशन फिर एक्सपिरेशन फिर इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। अब इस एक्सपिरेशन यानी कि ये वाला पॉइंट है नीचे वाला, यहाँ से हम कितनी एयर को इंस्पायर कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, है ना। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो ये वाला वॉल्यूम दैट इज द टाइडल वॉल्यूम, और इसके अलावा ये ऊपर वाला वॉल्यूम दैट इज द IRV, है ना। तो 500 प्लस 3000 दैट कम्स टू 3500 ml, दैट इज द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। अब इसके बाद में आती है फोर्थ, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग से इस पर भी शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है, तो इसको हम अब और डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो लेट अस स्टडी अबाउट वाइटल कैपेसिटी, है ना। तो वाइटल कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आउट फोर्सफुली, मतलब बाहर हम फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं आफ्टर डीप इंस्पिरेशन। डीप इंस्पिरेशन यानी कि खूब गहरी सांस लेने के बाद हम कितनी सांस को, कितनी एयर को बाहर एक्सपायर कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, है ना। डायग्राम में देखें तो जो वाइटल कैपेसिटी है इसके अंदर टाइडल वॉल्यूम यानी कि ये वाला वॉल्यूम भी प्रेजेंट होगा, IRV यानी कि ये वाला वॉल्यूम भी प्रेजेंट होगा, एंड ERV दैट मीन्स ये वाला वॉल्यूम भी प्रेजेंट होगा, है ना। तो तीनों को अगर हम मिलाते हैं तो ये लगभग आता है 4700 ml इन मेल्स, फीमेल्स में थोड़ा कम होता है, दैट इज 3200 ml इन फीमेल्स, है ना। सो दिस इज अबाउट द वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। अब इसको जो मेजर करने का तरीका होता है, इट इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट जिसको हम बोलते हैं स्पैरोमीटर। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे वाइटल कैपेसिटी वेरी करती है, तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल एज वेल एज पैथोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, है ना। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर जिसमें कि वाइटल कैपेसिटी बढ़ती है वो है डाइवर्स, स्विमर्स, ट्रेंड एथलीट्स, पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, जो लोग ऊंचाई पे रहते हैं, एंड स्टैंडिंग पोस्चर, है ना। ये सारे फैक्टर्स वाइटल कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, है ना। क्योंकि जो स्विमर्स हैं, ट्रेंड एथलीट्स हैं, ठीक है, डाइवर्स हैं, इनके जो लंग्स हैं ये ज़्यादा हेल्दी होते हैं इन कंपैरिजन टू ऐसे पर्सन्स जो कि एक्सरसाइज नहीं करते, ठीक है। अब अगर फिजियोलॉजिकल डिक्रीज होगा तो ओल्ड एज के साथ में हमारे जो लंग्स हैं उनकी एफिशिएंसी कम होने लगती है, तो वाइटल कैपेसिटी कम होगी। लाइंग पोस्चर में, लेटे हुए पोस्चर में जो डायफ्राम है बेसिकली ये लंग्स को प्रेस करता है, जिसकी वजह से वाइटल कैपेसिटी कम होती है। ओबेसिटी के अंदर भी, मोटापे में भी वाइटल कैपेसिटी कम होगी, है ना। अगर हम पैथोलॉजिकल फैक्टर देखें तो ऐसी बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं जिसमें कि वाइटल कैपेसिटी कम होती है ना। अब ये जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ ये दो टाइप की होती हैं, एक ऑब्स्ट्रक्टिव और दूसरी डिस्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ यानी कि जिसके अंदर जो रेस्पिरेटरी पाथ है हमारा उसमें कहीं ब्लॉकेज है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन है सांस लेने में। डिस्ट्रक्टिव डिजीज़ का मतलब होता है कि जो चेस्ट है, चेस्ट का कंप्रेशन हो रहा है और चेस्ट का जो प्रॉपर मूवमेंट है वो नहीं हो पा रहा है, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिजीज़, है ना। तो वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज मोर इन डिस्ट्रक्टिव डिजीज़ दैन इन ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़, है ना। ये पॉइंट है जो कि आप याद कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ रेस्पिरेटरी डिजीजेज जिसमें कि वाइटल कैपेसिटी कम होती है, दैट इज पोलियोमाइलाइटिस,
प्लूरल एफ्यूजन, जिसमें कि प्लूरा के अंदर एक एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होता है। देन देयर इज एस्थमा, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन, ये COPD है एक। देन न्यूमोथोरैक्स, एम्फाइसेमा, फाइब्रोसिस एंड ट्यूबरक्लोसिस, यहाँ पर वाइटल कैपेसिटी कम होती है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वाइटल कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो पहला है रेस्पिरेटरी मसल पावर। जितनी स्ट्रॉन्ग हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स होंगी उतना ही अच्छी तरीके से हमारा लंग्स एफिशिएंटली वर्क करेगा, उतनी ही ज़्यादा वाइटल कैपेसिटी होगी। कंप्लायंस ऑफ द लंग्स, कंप्लायंस का मतलब होता है स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ द लंग्स, है ना। लंग्स हमारा एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है, तो लंग्स की जो स्ट्रेचेबिलिटी है ये अच्छी होनी चाहिए। जितनी स्ट्रेचेबिलिटी होगी, जितनी इलास्टिसिटी होगी, उतना ही ज़्यादा वाइटल कैपेसिटी होगी, है ना। एयरवे रेजिस्टेंस, एयरवे रेजिस्टेंस का मतलब है जब लंग्स के अंदर एयर एंटर करती है या लंग्स के बाहर जाती है एयर, तो उसको कहीं बीच में रेजिस्टेंस का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है ना। तो ऐसी कंडीशन में अगर ऐसा है, रेजिस्टेंस है, तो वाइटल कैपेसिटी कम होगी, ठीक है। अब वाइटल कैपेसिटी की सिग्निफिकेंस क्या है? डायग्नोसिस ऑफ लंग डिजीज में हेल्प, है ना। तो ये कुछ हद तक कुछ लंग डिजीजेस को डायग्नोज करने में हेल्प कर सकती है, एंड एक तरीके से ये डिटरमिन करती है सीवियरिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल्स इन न्यूरोमस्कुलर डिजीजेस। ऐसे डिजीजेस जिसमें कि हमारा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जिसमें कि हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, तो वो कितनी सीवियर है डिजीज़, उसको डिटरमिन करने में भी वाइटल कैपेसिटी हेल्प करती है ना। तो एक तरीके से ये प्रोग्नोसिस ऑफ द केस में भी हेल्प करती है। और तीसरा, ये एक तरीके से लंग्स का हमारा फंक्शनल स्टेटस क्या है, कितने हम फिजिकली फिट हैं इन टर्म्स ऑफ रेस्पिरेशन, उसको भी डिटरमिन करने का ये काम करती है ना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। तो हमने लंग वॉल्यूम्स को डिस्कस किया, लंग कैपेसिटीज़ को डिस्कस किया, वाइटल कैपेसिटी को डिटेल में डिस्कस किया, स्पैरोग्राम को डिस्कस किया। अब यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो एक क्वेश्चन है, दैट इज़ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टोटल लंग कैपेसिटी, है ना। टोटल लंग कैपेसिटी की जो नॉर्मल वैल्यू है ये क्या होती है? यू कैन मेंशन इन द कमेंट एंड रिप्लाई। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।